स्टूडेंट्स। तो आज फिर से स्वागत है आपका वीके स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एमकॉम का एग्जाम हो चुका है अच्छे से, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हमने पीडीएफ्स बनाई थी उसी में से आए। बहुत अच्छी बात है। कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि वो लोग शायद एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होगा। आई थिंक कि अब सबका एग्जाम अच्छे से हुआ होगा और रिजल्ट भी सबका आ ही जाएगा अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमारे आगे आप हमें क्या करना है आफ्टर एमकॉम। ओके, आफ्टर एमकॉम हमें भी क्या करना है। देखिए, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैंने देखा है, क्योंकि देखिए एमकॉम जो इग्नू से मेरे साथ स्टूडेंट्स ने किया है अभी, तो उसमें कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कि अभी मेरे साथ अभी आगे चल रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं, अब वो लोग ये सोच रहे होंगे कि एमकॉम के बाद हम लोग क्या करें, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें, या तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, या फिर सीए या सीएम में करें। कुछ ऐसा, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जो कि आसान हो, इजी हो, वो हम लोग करें। एग्जैक्टली और कई चीजों में कंफ्यूजन भी होगा, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो आज बनाई है। क्योंकि इनफैक्ट क्योंकि मैं भी वो चीज आगे करने वाला हूँ, एंड मैंने काफी रिसर्च किया। इसलिए मैंने 2-3 दिन आप लोगों के साथ मैं टच में नहीं था, तो इसलिए मैंने काफी सर्च किया कि हमें क्या बेटर ऑप्शन है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं आज आपको 3 ऐसी प्रोफाइल्स दिखाने वाला हूँ जो हम एमकॉम के बाद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जरूरी नहीं है कि आप लोग ये चीज करें। कई स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हो सकता है कई कंपनीज में काम कर रहे हैं, कई का अपना पर्सनल बिजनेस है, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो जो अपनी फील्ड में सही है वो सही है। लेकिन जो लोग अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि हमें आगे एमकॉम के बाद क्या करना है, ऐसा क्या करें कि हम लोगों को और अच्छी जॉब मिले, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स मिल जाए, या हम अपना बिजनेस कर सकें, है ना। तो उसके लिए आज मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूंगा। ये मैं सिर्फ आपको ये मैं ऑप्शंस दूंगा, आपको डिटेल्ड ऑप्शंस नहीं दूंगा। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा कि आप लोग ये कर सकते हैं। मैं आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा कि इसका फायदा नुकसान हम लोगों को क्या आ सकता है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। देखिए, एमकॉम क्लियर करने वाले, एमकॉम में तो रिजल्ट अपना आ ही जाएगा। ठीक है, एमकॉम हम लोग पास कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। अब टेंशन ये है कि हमें एमकॉम के बाद क्या फाइनल करना है। तो हमारे पास एमकॉम के बाद देखिए तीन मेजर प्रोफाइल्स हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे वाइड वो है सीए। सीए हम लोग कर सकते हैं एमकॉम के बाद भी। कई लोगों ने हो सकता है सीए ऑलरेडी कर रहे हैं, कई लोगों ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, हर से लेवल को कर रखा हो, कई लोग पास भी कर रहे हो सकता है कई लोग फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बट जो लोग नहीं कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने के लिए, मैं उनको बताऊंगा कि हम लोग सीए कर सकते हैं एमकॉम के बाद। ठीक है, सीए की डिटेल्स मैं आपको भी बताता हूँ। पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूं। एक हम लोग जो बेटर ऑप्शन, देखिए मैंने जितने ऑप्शन देखे हैं, आई थिंक कि उसमें ये ऑप्शंस बेटर हैं हमें अपनी पढ़ाई को, जो चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है उसको आगे ले जाने के लिए। सबसे बेटर ऑप्शन है ये। सबसे पहला सीए, ठीक है, ये बहुत बेटर ऑप्शन है। सेकंड आपका ऑप्शन आ जाता है सीएमए। सीएमए आपका सबसे बेटर ऑप्शन है एमकॉम क्लियर हो जाने के बाद। एंड थर्ड बेस्ट ऑप्शन इज पीएचडी। पीएचडी इन कॉमर्स, क्योंकि आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। देखिए, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि रैंडमली हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कोई किसी में घुस जाए, और कुछ पढ़ के कोई किसी में घुस जाए। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, इंजीनियरिंग पढ़ के एमकॉम कर रहे हैं, एमकॉम करके वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग इन द सेंस की टेक्निकल फील्ड में घुस रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग इन द सेंस टेक्निकल फील्ड में। तो हमको वो सब्जेक्ट करना है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमको नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे उन्हीं बुक्स पे, उन्हीं डाटास पे बेस्ड हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका हमें डीप नॉलेज है। ओके, तो ये हमारी स्टडी को आगे ले जाने के लिए है। मैं इन तीनों में डिफरेंसेस बताता हूँ, इससे आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। देखिए, सीए में क्या है, सीएमए में 3 स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, ओके, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। ओके, बिकॉज वी आर एमकॉम, हम लोगों ने एमकॉम कर लिया है, ओके, तो हमें फाउंडेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इंटरमीडिएट से, अगर किसी ने सीए के लिए आज तक अप्लाई नहीं किया है अभी तक, और अगर वो करने की सोच रहा है, तो उसके लिए ये ऑप्शन एक बार देख लेना, हो सकता है तुम्हें इससे हेल्प हो। क्या है कि सीए में अगर हम लोग इंटरमीडिएट में एंट्री करें, ओके, तो सीए में इंटरमीडिएट में आपको टोटल 18,000 की रजिस्ट्रेशन फीस है। सबसे पहली बात,
मैं पहले फीस भी बता दे रहा हूँ साथ में, अगर किसी को फीस स्ट्रक्चर ना पता हो ये और अगर डीपली नॉलेज चाहिए तो आप लोग उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो, ICAI, ठीक है, ICMA की वेबसाइट है इन सबकी, ICMA। और PhD की है UGC साइट है, UGC के अंडर में PhD कराया जाता है, UGC, ठीक है, नेट। ये क्या है मैं बताऊंगा आपको। ओके, इंटर में आपको 18,000 की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, प्लस 1,500 रुपए आपके एग्जाम फीस होती है। एग्जाम फीस जब एग्जाम देते हैं हम लोग को फीस देनी पड़ती है, और साथ में इसमें ट्रेनिंग भी होती है। एक ट्रेनिंग होती है इसकी IIT करके, ITT CC कुछ समथिंग करके इसकी ट्रेनिंग है, जिसके लिए आपको 7,000 अप्रोक्स देना पड़ता है, ठीक है। फाइनल एग्जाम, फाइनल जब आप लोग इंटरमीडिएट कर लेते हैं, इंटर एग्जाम पास कर लेते हैं, तो इसमें आपको उसके बाद आपको वो करना, ट्रेनिंग करना पड़ेगा CMA, ठीक है। ट्रेन करने करते आपको ये फाइनल, जब आप 2.5 साल का 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग आप कर चुके होंगे, आप लोग एलिजिबल होंगे ये करने के लिए। 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग इन द सेंस आर्टिकलशिप, वो भी CA के पास, और ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप CA नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल का रजिस्ट्रेशन फीस होता है 22,000, 1800 फीस एग्जाम की। और इसमें भी एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग टाइम होता है, ट्रेनिंग टाइम 2 मंथ्स का होता है, वो विद इन आर्टिकलशिप पीरियड ही आपको करना होता है। उसके लिए भी AITT कुछ समथिंग नाम है उसका, उसके लिए भी 7,000 फीस लगती है लमसम। आप अगर सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फीस देखें, मैं कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल फीस देखें तो 70 to 80 के अप्रोक्स आपका लग जाता है इंस्टीट्यूशनल फीस, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फीस लग जाता है CA क्लियर करने में, और CA क्लियर करने के साथ आपको सबसे ये लैक ऑफ पॉइंट्स, देखिए लैक ऑफ प्लस पॉइंट्स हैं। लैक ऑफ पॉइंट क्या है कि एक तो 70 to 80 के आपके पास होना चाहिए। जितना मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट जॉब भी कर रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, आई डोंट थिंक कि वो 70 to 80 के CA में दे पाएगा। प्लस क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो CA में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए आपको पढ़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग 3 इयर्स, दैट इज वो इंटरमीडिएट के बाद आपको 9 मंथ्स का एक वो ब्रेकअप होता है 9 मंथ्स का करके, उसके बाद 2.5 इयर्स का। लेकिन देखिए फाइनली आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, वो भी एक CA के पास आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल होंगे, वरना आप नहीं होंगे। तो इसलिए CA करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ओके। तो जो अगर CA करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो सोच रहे हैं कि हाँ हमको करना चाहिए, उनके लिए मैं बता दूं कि लैक ऑफ पॉइंट्स आपके यही हैं कि ट्रेनिंग आपको करनी होगी, 70 to 80 की फीस है, और अगर आप लोग इन सबको पार कर जाते हैं तो आप लोग CA फाइनल बन जाएंगे, और CA बन जाएंगे तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। खाली ये 2 वर्ड ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए CMA क्या है? आई थिंक कुछ लोग कहेंगे कि मैंने नाम नहीं सुना, कुछ बच्चे कह सकते हैं हाँ मैंने तो सुना है। CMA क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट। CMA इज कॉस्ट अकाउंटेंट। इसे पहले CWA भी कहा जाता था, CWA, कॉस्ट CWA, अब वो CMA हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट? CA और CMA दोनों के दोनों एक तरह से सेम कोर्स ही है, लेकिन बस दोनों का ये ऑडिटिंग से रिलेटेड काम होता है, ये कॉस्टिंग से रिलेटेड काम होता है। एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत सारा प्रोफाइल होता है, वो कि फाइनलिस्ट, फाइनल मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, इनका रोल यही होता है कि इन्हें कॉस्ट कटिंग करनी होती है और बिजनेस की कॉस्ट में हेल्प करनी होती है कि कैसे हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। CMA हमें करना है, अगर देखिए CMA कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपके सामने प्रोफाइल दिख रही होगी, ये इमेज दिख रही होगी आपको, कि इसमें बेस्ट से बेस्ट कंपनीज में CMA को हायर किया जाता है। जब हम लोग CMA के एग्जाम देते हैं, CMA फाइनल कर लेने के बाद बेस्ट से बेस्ट कंपनीज, देखिए ITC हो गया अपना, विप्रो हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो सब कंपनीज आपको हायर करने के लिए वहां रहती हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से काम किया है, तो आपको बिल्कुल उसमें प्लेसमेंट मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी तो लोकली भी आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। CMA में क्या है? CMA भी CA की तरह 3 स्टेजेस है, फर्स्ट फाउंडेशन, सेकंड इंटरमीडिएट और फाइनल। देखिए क्या है कि हमने वही MCOM कर रखा है, तो फाउंडेशन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई मुझसे बोलेगा कि फाउंडेशन की भी मुझे जानकारी देनी चाहिए। देखिए मैं MCOM स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि MCOM ही नहीं, BCOM भी, जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग ये कर रहे हैं, उनके लिए फाउंडेशन से रिलेटेड जानकारी लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके,
इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप आते हैं, इंटरमीडिएट के लेवल की फीस होती है 23,100 रुपीज। ओके, इसे भी आप ब्रेकेज में दे सकते हैं 12 के एंड 11,100 के। ओके, ये आपको ऑप्शन इसलिए ये ऑप्शन दिया जाता है 11,100, ये ऑप्शन दिया जाता है मगर इस ऑप्शन को कोई मतलब नहीं। देखो, जब तक आप पूरी फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं दे दोगे तब तक आप एग्जाम में बैठने के लायक नहीं है, तो आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। उसके बाद इसका एग्जाम, फाइनल का जो एग्जाम होता है उसमें आपको फीस भरनी होती है 25,000। इसको भी आप ब्रेकेज में दे सकते हैं 15 के और 10 के। ठीक है, सीएमए में अगर आप देखिए सीएमए में बहुत अच्छा एक पॉइंट मुझे ये लगा करने में। देखिए सीएमए में अभी मैं सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। सीएमए में सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है कि सीएमए का जो वो है ट्रेनिंग पीरियड, सीएमए का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है फर्स्ट इंटरमीडिएट लेवल के अंदर 6 मंथ्स ट्रेनिंग स्किल, जो कि मैंडेटरी आपको लेना पड़ेगा, वो इंस्टीट्यूशन देता है। बट ये ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड है, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड दोनों चीज सेम ही है। जो अवेलेबल होगा वो लोग देंगे आपको। ठीक है, 6 मंथ्स का आपका ये ट्रेनिंग स्किल हो गया, ये लेना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट 15 मंथ्स प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिकल यानी कि इसी तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी है, बट इसमें आपको कोई वो नहीं है, यानी कि कोई भी बैरियर नहीं है। बिकॉज 15 मंथ्स ट्रेनिंग स्किल आप कहीं पे भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं किसी सीएमए के अंडर ले सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर ले सकते हैं, या तो फिर अगर कोई मेरा फ्रेंड जो कि अभी ऑलरेडी वर्किंग है, मतलब जॉब कर रहे हैं हम लोग। ओके, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, आप लोग जो सर्विस सेक्टर, दो तरह की कंपनीज में हम लोग जॉब करते हैं, जो कि गुड्स पे डील कर रहे हैं और जो सर्विस पे डील कर रहे हैं। तो जो लोग सर्विस पे डील कर रहे हैं, अगर उनकी कंपनी का टर्नओवर 25 लाख अबव है, तो वो अपनी कंपनी का ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दिखा सकते हैं कि हाँ यार मैं इस टाइम से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंसिडर कर लिया जाएगा। और गुड्स वाली कंपनी में अगर 50 लाख से टर्नओवर ऊपर है, तो उनका भी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दिखाया जाएगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ इतने महीने मुझे हो गए हैं, तो 15 मंथ्स अगर अबव है तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए इसमें मुझे प्लस पॉइंट ये लगा कि इसमें अगर जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग करना नहीं चाहते हैं, ट्रेनिंग वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें बेस्ट ऑप्शन है। बट एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका मतलब बहुत एक बढ़िया कंपनी है, एक बढ़िया कॉस्ट डिपार्टमेंट है जिसमें कॉस्ट की नॉलेज आपको हो सकती है। अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन सही है। बट अगर आप सीएमए करने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं यही दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तो आप आगे चल करके कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो उस चीज की। तो ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कोई सीएमए इसको देखा है, और सर वगैरह हैं, वो लोग कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ ट्रेनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टिपेंड देंगे, सब देंगे। तो उनके यहाँ पे आप ट्रेनिंग करिए, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका सीएमए का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं, देखिए पीएचडी जरूरी नहीं है कि मेरे बोलने में आप लोग कॉमर्स में करें। पीएचडी आप लोगों का जिस पे मन हो, जिस सब्जेक्ट में, उसमें आप कर सकते हैं। देखिए पीएचडी में 2 तरीके के वेज हैं। फर्स्ट, कि आप पीएचडी जो है किसी भी कॉलेज से फीस दे करके वो कर लें, पीएचडी कर लें। 2-3 साल लगेगा, पास हो जाओगे, पीएचडी निकल जाएगी। ठीक है, आपका नाम हो जाएगा कि हमने पीएचडी करी है। बट उसमें क्या फायदा, जो वो पीएचडी आप करोगे पैसा भर करके, अगर आप लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं, बहुत बढ़िया पैसे वाले हैं, तो आप लोग करिए, बिल्कुल अच्छी बात है। बट उसमें चैलेंज नहीं है। ठीक है, अगर चैलेंज बनाना है तो क्या करना है, अगर चैलेंज बनाना है तो आपको नेट क्लियर करना होगा। नेट एग्जाम, आई थिंक कुछ बच्चों ने सुना हो, कुछ ने ना सुना हो। नेट एनईटी एग्जाम, यूजीसी, जिसे जेआरएफ भी बोला जाता है। ओके, नेट, देखिए नेट एग्जाम जो है आपका वो सितंबर में होता है, और मैंने जितना देखा है ये साल भर में एक ही बार हो रहा है। ठीक है, 1 ईयर में एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता है। नेट एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं, नेट एग्जाम क्लियर करना मक्खन वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी। बट इसके जो दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, और ये मत समझना अलग अलग पेपर होता है, एक ही साथ पेपर होता है, दोनों को मिला के 3 आवर्स का पेपर होता है, और क्वेश्चंस होते हैं 50 और 100।
टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 300 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, टोटल पॉजिटिव मार्किंग ही होती हैं। और क्या नाम है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको मिलता है अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो क्या होगा। देखिए, नेट क्लियर करने पे जो स्टूडेंट्स टॉप मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेती है एज JRF, जूनियर रिसर्चर फेलोशिप। जूनियर रिसर्चर फेलोशिप उनकी वो है, स्कीम है, उसके अंडर में वो 15 से 20% बच्चों को ले लेती है, 15 से 20% बच्चों को ले लेती है। इसमें क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जब JRF के लिए आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, ये नहीं, मान लीजिए इसमें से 100 बच्चे पास हो गए नेट एग्जाम, ठीक है, 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ही हैं जिनको गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, उनको गवर्नमेंट स्टिपेंड देगी अपनी तरफ से, स्कॉलरशिप कहा जाता है उसके लिए, पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से पैसे देगी, लमसम 31 के पर मंथ, 31 के पर मंथ, और HRA भी देती है, मतलब हाउस रेंट समथिंग 7-8 हजार जो भी बने, यानी लमसम मान लीजिए कि 30 to 40, फाइनल 40 के लमसम आपको गवर्नमेंट देती है पढ़ने का, PhD करने का। अब या तो आप पैसे दे के PhD कर लो, या तो पैसे लेके PhD कर लो, ठीक है, और PhD में इतना तो फीस भी नहीं लगेगी जितना कि गवर्नमेंट दे रही है आपको रिसर्च के लिए। और ये रिसर्च का टाइम आपको 5 ईयर तक के लिए मिलता है, 5 ईयर तक के लिए मिलता है। अगर आप JRF के लिए सेलेक्ट हो गए तो आपको विदिन 3 ईयर्स आपको PhD के लिए कॉलेज ढूंढ के एडमिशन लेना होगा, वरना आपका JRF रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अब कई बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सर अगर JRF में हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए तब नेट एग्जाम क्लियर करने का क्या फायदा। देखिए मैं बताता हूँ, नेट आपने एग्जाम क्लियर कर दी, PhD अगर आपने JRF नहीं किया, JRF के लिए आप सिलेक्ट नहीं होते, आपने नेट एग्जाम क्लियर कर रखा है, पर भी बैठना नहीं, फिर आप PhD करिए, आप PhD करो किसी बढ़िया कॉलेज से अच्छे से देख करके, क्योंकि नेट एग्जाम का सर्टिफिकेट जब आपको मिल गया कि आपने नेट क्लियर किया है, भले ही आप JRF के लिए सिलेक्ट ना हो, तो नेट एग्जाम का सर्टिफिकेट ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना देता है। एक उपाधि मिल जाती है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो आपको क्या नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए जो भी है, आपको उनके लिए पोस्ट आपको हायर कर लिया जाता है। अगर आपको टीचर बनना है, अगर टीचिंग करनी है, आपको टीचर का मन है, प्रोफेसिंग करने का मन है, बढ़िया कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। बट अब आप कहेंगे कि जब नेट क्लियर करने से ही मुझे ये उपाधि मिल जाएगी तो मैं PhD क्यों करूं, है ना। देखिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो क्या है, कई तरह के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट क्लियर किया है, स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट PhD करी है, जिन्होंने सिर्फ PhD करी है, ठीक है, और जिन्होंने जो कि नेट JRF है, यानी नेट रिसर्चर है, JRF हैं और वो PhD भी कर रहे हैं, ये कर चुके हैं। एक बात बताओ, गवर्नमेंट को जब आप अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी कॉलेज में, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जब आप एप्लीकेशन देंगे जॉब के लिए, तो प्रेफरेबल क्या होगा, ये नेट वाला होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सिंपल सी बात है, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, वही ना प्रेफरेबल होगा। तो इसलिए अगर आप सिर्फ नेट कर लेते हैं तो देखिए बहुत कम चांसेस हैं कि आप कहीं पे भी जॉब पा सकें। फिर आप सोचेंगे क्या है, फालतू में नेट कर लिया, क्या फायदा हुआ नेट एग्जाम क्लियर करने, इतनी मेहनत करने का। देखिए अगर नेट करना है उसके बाद PhD, पढ़ाई को रोकने से कोई फायदा नहीं, पढ़ाई को आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग, ये हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन था कि हम लोग नेट एग्जाम को क्लियर करें फिर PhD करें। अगर आप डायरेक्ट भी PhD कर लेंगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप 100 में से एक होंगे जिसने वो एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके पास जो कि आप एमकॉम के बाद कर सकते हैं। देखिए अगर मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैंने तो चूज कर लिया है कि मैंने सोचा है कि हम लोग CMA करेंगे, मैंने सोचा है हम लोग CMA करेंगे, बिल्कुल करेंगे CMA, और इस बैच से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे जनवरी से, ठीक है। तो तैयारियां चालू कर लीजिए क्योंकि अब वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, वीडियोस आएंगे आपके पास CMA से रिलेटेड और नेट एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। नेट एग्जाम और CMA हम लोग दोनों की प्रिपरेशन करेंगे और करवाएंगे भी। तो जो स्टूडेंट्स करने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर रेडी रहिएगा क्योंकि वीडियोस आएंगी धड़ाधड़, और बस फोकस करना है हमको पढ़ाई में। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप सोचेंगे कि
क्या मैं दो चीजें कर सकता हूँ? इतना कंफ्यूजन क्यों, इतना सब कुछ क्यों? कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना एक तो चीज पढ़ी नहीं जाती, जॉब से आओ थका के उसके बाद ये करो, इतना तो पढ़ा नहीं जाता। कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, मैं आपको बताऊं। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें ये देखो, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं दोनों की बात, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। कॉमन सब्जेक्ट्स, कॉमन सब्जेक्ट्स इसमें क्या पता है क्या क्या है? लॉस रिलेटेड टू बिजनेस। अगर आप सबके सब्जेक्ट्स चेक करें, मैं अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं बेसिकली सीएमए पे बनाऊंगा, उसके बाद नेट पे भी बनाऊंगा, आपको अपने आप पता लगेगा सब्जेक्ट्स में कॉमन क्या है। और ये सारे सब्जेक्ट्स हमने एमकॉम में भी पढ़े हैं, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस लॉस, बिजनेस फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे इन दोनों में, इन सब में कॉमन है, हमने इनको पढ़ा हुआ है। इसमें पीएच नेट एग्जाम के अंदर क्या है? नेट एग्जाम के अंदर कुछ नहीं है। एक पेपर 1 होगा, पेपर 1 के अंदर आपको सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत जनरल नॉलेज, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। जब हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजिली क्लियर करेंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और साथ में जो पेपर 2 है, पेपर 2 हम लोग सेलेक्टेबल कर सकते हैं। देखिए पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग कॉमर्स ही चुने, क्योंकि आप लोग कॉमर्स फील्ड से हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो उसी पे अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और किसी सब्जेक्ट अगर आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो मेरी तरफ से तो यही ऑप्शन है कि आप पेपर 2 कॉमर्स का करें, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे कवर करें। सबके सब्जेक्ट सेम ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और स्टडी चलती रहेगी। देखिए सारे सब्जेक्ट्स है ना, एमकॉम को भी कवर करेंगे, सीएमए को भी कवर करेंगे, सीए को भी कवर करेंगे, और पीएचडी को भी कवर करेंगे, पीएचडी पेपर 2 को भी, ठीक है। तो पीएचडी का पेपर 1 हम लोग करेंगे कोशिश। तो हम लोग तैयारियां चालू करने वाले हैं, वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।